मैं नमन करता हूं उस मां को जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीवन संगिनी बन करके उनके कंधे से कंधा मिला करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया और अपने बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया। जय भीम करता हूं, नमन करता हूं। साथियों, मुझे लगता है कि सम्मान का इतना बड़ा कार्यक्रम जो इस गांव में हुआ है, भारत में आज तक भीम आर्मी के लोगों का कहीं नहीं है। जितने बड़े सम्मान का कार्यक्रम आज गांव में, आगरा के अंदर फतेहपुर सीकरी के इस गांव में हुआ, मैं तहे दिल से आभारी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोगों ने इतनी शिद्दत के साथ, इतनी ईमानदारी से आज मूवमेंट के लोगों का सम्मान किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे नहीं लगता कि आगरा में कोई भी घर ऐसा होगा जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट था। आप इधर आ जाइए, आप साहब इधर आइए। साथियों, भीम आर्मी के लोग हैं, पूरे देश में कोई नक्सली कहता है, कोई आतंकवादी कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, भीम आर्मी के लोगों को थोड़ा कड़वा और सच बोलने की आदत है। पढ़े ही आप ये कह देंगे भैया यहाँ आए थे कुछ उल्टा सीधा बोलकर चले गए, लेकिन कड़वा और सच ही बोलने की आदत है। कुछ भी हो जाए सच ही बोलने की आदत है। हमें समझना पड़ेगा इस देश की व्यवस्था किस ओर ढल रही है और किस ओर जा रही है। इस देश में अब से नहीं, कई हजार सालों से मनु की व्यवस्था स्थापित रही है। मनु की व्यवस्था स्थापित, सनातनी व्यवस्था के तहत उसको 4 व्यवस्थाओं में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो 3 ऊपर के लोग थे, ये जो 3 ऊपर के लोग थे, इनके हाथ में सारी राजसत्ता थी। ये आगरा वही शहर है जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को महाराष्ट्र से यहाँ ला करके और उनका आखिरी भाषण यहाँ कराया गया था, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत में अम्बेडकरवाद की मूवमेंट फैली थी। ये वही शहर है। मनुस्मृति को जब हम पढ़ते हैं तो इस देश की किसी वर्ग, किसी जाति की महिला को कोई अधिकार नहीं था। इन शूद्रों को तो अधिकार था ही नहीं। और मुझ जैसे व्यक्ति जो आज यहाँ पर खड़ा होकर चीख रहा है, शायद मुझ जैसे व्यक्ति को भी कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि मैं भी तो अभिकांक्षी नहीं था, कोई अधिकार। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी शिक्षा के बल पर मेहनत करके, संघर्ष करके हमको कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान देने का काम किया और ये बताने का काम किया, ये बताने का काम किया कि संविधान के बल पर अगर आप लोगों ने चाहा तो इस शिक्षा के साथ साथ इस देश की शासन सत्ता भी आप लोगों के कदमों में होगी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताने का काम। देखिए हम कितने महान लोग हैं। बाबा साहब ने संविधान को यहां लाने में, मैं कहूं, इस भारत की प्रकृति ने, बहुजन महापुरुषों ने 5000 साल के इतिहास के बाद हम लोगों को मुश्किल से इसको देने का काम किया जिसमें हमारे अधिकार नहीं थे, भारतीय संविधान को देने का। और देखिए हम कितने दिमागदार लोग निकले, हम कितने स्वार्थी लोग निकले। हमने नौकरियां ली, हमने जमीनें खरीदी, हमने अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदी और जाकर हम अच्छे अच्छे शहरों में बसे। हम नेता बने, मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, हम मंत्री बने, हम प्रधान से एमएलए सब कुछ बने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत। अब मैं जो कहने वाला हूं शायद आपकी तालियां बंद हो जाएंगी, शायद हो जाएंगे तालियां। बाबा साहब अम्बेडकर ने, बहुजन महापुरुषों ने इस संविधान को देने में 5000 साल लगाए और हम जैसे बेवकूफ लोगों ने, हम जैसे मूर्ख पढ़े लिखे लोगों ने इस संविधान को दिल्ली की संसद पर मात्र 70 से 75 साल के अंदर जलवाने का काम कर दिया। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये शर्म की बात है मुझ जैसे व्यक्ति के लिए, ये शर्म की बात है यहाँ मंडल अध्यक्षों के लिए, ये शर्म की बात है प्रदेश अध्यक्षों के लिए, ये शर्म की बात है उस प्रत्येक दलित और आदिवासी के लिए जिसने शोषण के जीवन में अपने परिवार को झोंक दिया। ये शर्म की बात है, ये शर्म की बात है आगे राजनेताओं के लिए, ये शर्म की बात है इस देश के शूद्रों के लिए, ये शर्म की बात है इस देश की महिलाओं के लिए कि 5000 की गुलामी के बाद एक संविधान मिला और हम सब लोगों ने 70 साल में उसको यहाँ दिल्ली की संसद मार्ग के सामने जलवाने का काम किया। कहां चले गए थे इस देश के सारे राजनेता जो संविधान के बल पर संसद की कुर्सियों पर बैठे हैं? कहां चले गए थे वो लोग जो सारे सरकारी नौकरियां करते हैं? कहां चले गए वो लोग जो आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत अपनी आर्थिक उन्नति कर गए? कहां चले गए वो लोग?
क्या खून कम पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है? भीमा कोरेगांव का इतिहास याद नहीं है? या अपने बाप दादा की गुलामी हम लोग भूल गए हैं? मैं उस व्यक्ति को नहीं मानता जो अपने बाप दादाओं ने, जो हमारे बाप दादाओं ने गुलामी की, उसको भूल जाए, अपना इतिहास भूल जाए। मैं उस व्यक्ति को व्यक्ति नहीं मानता, मैं उस व्यक्ति को कुछ नहीं मानता। अगर हम संविधान जलने के बाद भी सुधरना नहीं चाहते तो लानत है ऐसी कौम पर। माननीय काशीराम भी साहब कहा करते थे, जातियों का नाम ले लेकर के कहा करते थे कि या तो सुधर जाओ, या तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारे सिर पर जल्दी से जल्दी जूता फिर दोबारा से आने वाला है। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा करते। हम सुधरने का काम नहीं कर रहे, हम धड़ों में बढ़ते हैं, हम पार्टियों में बढ़ते हैं, हम संगठनों में बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। अभी मैं झारखंड गया था, वहां एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति ने, वाम सेब के व्यक्ति ने मुझे पूछा, बेटा इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्या तुम लोग बांटने का काम नहीं कर रहे? मैंने कहा जी दादा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं बांटने का काम कर रहा हूं, लेकिन इस बांटने के काम को करने में कहीं ना कहीं मेरे बुजुर्गों का जरूर हाथ है। समझिएगा क्या कहना चाहता हूं। ये तो सब मानते हैं, जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सत्ता, उसका संपत्ति सब बेटे पे चली जाती है। मानते नहीं मानते? मानते हैं सब लोग। जब पिता बूढ़ा हो जाए तो उसकी संपत्ति उसके बेटे पे चली जाती है। यह प्रकृति का नियम है, मेरा नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। यही राजनीति का नियम है, यही सामाजिक सत्ता का नियम है, यही आर्थिक सत्ता का नियम है। अगर इस नियम को भूल गए तो मुझ जैसे व्यक्ति की इसमें क्या गलती है? मुझ जैसे व्यक्ति की क्या गलती है? ये खड़ा गुलजार सिद्दीकी इसकी क्या गलती है? भाई चंद्रशेखर आजाद की क्या गलती है? सिकंदर बोध की क्या गलती है? मुझे बस आप ये बता दीजिए क्या गलती है। अगर हमने ये कहा कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर हमने ये कहा हम होते हुए बलात्कार को देश में रोकना चाहते हैं, हमने ये कहा कि अगर हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, हमने ये कहा कि हम भी समानता देखनी चाहते हैं कि असली समानता क्या होती है, हमने कुछ गलत किया? बताइए कुछ गलत किया क्या? नहीं किया कुछ भी गलत। हमने ये कहा कि तथागत गौतम बुद्ध का मूवमेंट है, ये गुरु रैदास का मूवमेंट है, ये संत कबीर गुरु नानक देव का मूवमेंट है, ये बाबा साहब फूले साहब पेरियार साहब का मूवमेंट है, ये गुरु घासीदास जी का मूवमेंट है, ये मान्यवर काशीराम साहब का मूवमेंट है, ये उन भूखे लोगों का मूवमेंट है जिनके पेट में रोटी नहीं थी, ये उन लोगों का मूवमेंट है जिनके तन पर कपड़े नहीं थे। ये इस मूवमेंट को वही लोग चलाएंगे जो आज भी भूखे पेट चलने की क्षमता रखते हो, जो आज भी पूरे दिन भरी दोपहरी में गेहूं काटने की क्षमता रखते हो, जो आज भी फटे हुए कपड़े पहन कर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का काम करने की क्षमता रखते हो। इसको वही लोग चलाएंगे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मूवमेंट को, मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट को, हमारे बहुजन महापुरुषों के मूवमेंट को पैसों की पूंजीपतियों की भेंट चढ़ाया जाने लगा। कहने लगे कि अगर सिकंदर बहुत मजबूत है तो सारी की सारी व्यवस्था सिकंदर को दे दो, अब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश के ठेके सिकंदर चलाएगा, पूरे भारत के सारे मैग्नीशियम के ठेके गुलजार रखेगा, सारी अर्थव्यवस्था कपिल रखेगा। ये इस देश में हुआ, ये हुआ। मान्यवर काशीराम साहब तड़पते रहे, वो कहते रहे सुधरो सुधरो, इस देश की राजगद्दी पर कब्जा करो जाकर के। हम नहीं सुधरे। हमने एक यूपी के छोटे से हिस्से में राज करने के बाद हम इतनी गहरी नींद सोए कि हम सब कुछ भूल गए। आज भी मैं पूरी गारंटी के, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आज मैं अपने समाज के बीच खड़ा हुआ हूं। आज भी मेरे युवा साथी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के पूरे दिन मजदूरी करके शाम को क्वार्टर मार करके घर आएंगे। मैं पूरी गारंटी से कहता हूं, ये पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं। ये मेरा समाज आज धरती पर पड़ा हुआ है, ये मात्र इसलिए धरती पर पड़ा हुआ है कि ये सुधरना नहीं चाहता। अगर वाकई इतनी सी शर्म बाकी हो, वाकई ये लगता हो कि बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट बढ़ाना है, वाकई अगर ये लगता हो कि वो चंद्रशेखर आजाद जो हर समय मौत के कगार पर रहता है, नहीं उसका एक कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना है, तो साथियों ये नशा छोड़ करके आइए मूवमेंट में खड़े हो जाइए। आइए मूवमेंट में खड़े हो जाइए। हम बताएंगे इनको कि संविधान को कैसे जलाया जाता है, बताएंगे इनको। हम बताएंगे इनको हम पूत है, कपूत नहीं है। हम बताएंगे इनको कि बाबा साहब संविधान देकर गए हैं तो हम भी बाबा साहब के वंशज हैं।
काशीराम साहब के वंशज हैं, संविधान की रक्षा कैसे की जाती है, इनको बताएंगे। अब देश की राजनीति में अगर मैं बोलूं, देश की क्या बहुजन राजनीति में बोलूं, बहुजन भी क्या दलित राजनीति में अगर मैं बोलूं, शर्म आती है। 2 अप्रैल की घटना तो याद होगी ना, या भूल गए? याद है 2 अप्रैल की घटना, जब 13 बच्चे शहीद कराए आप लोगों ने, याद है? कोई 22 साल का था, कोई 21 साल का था, कोई राजस्थान का था, कोई मध्य प्रदेश का था, कोई यूपी का था। कराए 23 बच्चे शहीद। किसी ने सोचा, कभी सवाल किया, किसी चुनाव में किसी नेता से सवाल किया कि SC ST एक्ट को बचाने के लिए जो 13 बच्चे शहीद हुए थे, उनके परिवारों को क्या हो रहा है? एक भी आदमी बताइए, अगर किसी नेता से सवाल किया हो, बताइए। नहीं किया हो। बेशरम लोग है ना हम। शाम को रोटी खाई, सुबह फिर मजदूरी गए, शाम को फिर रोटी खाई, दारू पिए, पढ़कर सो गए, बस इतना ही से ज्यादा कुछ नहीं। जिन लोगों ने SC ST एक्ट की रक्षा की हो, इस देश की राजनीति के सारे नेता, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो, चाहे वो रामदास अठावले हो, चाहे वो उदित राज हो, या जितने भी दलित नेता जो संसद में बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि उन बच्चों के घर की थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए। एक व्यक्ति ने नहीं सोचा, एक व्यक्ति ने। भीम आर्मी छोटा सा संगठन, पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों का संगठन, गरीबों का संगठन, उनका संगठन जो पीड़ित है, उन्होंने आवाज उठाई। एक छोटा सा कार्यक्रम दिल्ली में किया, वहीं से ही लोगों से मांग करके भाई जो कुछ है दे दी। 12-12, 13-13 हजार रुपए उनको देने का। उसके बाद सब लगे, सामाजिक संगठन सब लगे, खूब लगे, बेचारों को थोड़ी थोड़ी मदद भिजवाई। लेकिन ये देश की राजनीति के लोग कहां चले गए, सवाल मेरा ये है। अगर कई 1000 करोड़ में हमें बेच करके, खुद को पूंजीपति कर करके मेरे उन 13 भाइयों के घर की व्यवस्था नहीं हो सकती, तो ऐसी राजनीति को लात मारता हूं, 100 बार लात मारता हूं, बिल्कुल लात मारता हूं। हमने भूख का दर्द सहा है, देखा है भूख का दर्द क्या होता है। मध्य प्रदेश गया, बहन आई, 3 छोटी छोटी बच्चियां, उस बहन ने आकर के हाथ पकड़ा, कहा भैया मैं बीमार में काम करूंगा। वो छोटा सा बच्चा, उसके 3-3 बच्चे, वो जो व्यक्ति वहां मरा था उसके 3-3 बच्चे। दुख हुआ, दर्द हुआ नहीं। अगर राजनीति की बात है, ये बीजेपी RSS क्या है, इनके मुंह में हाथ देकर राजनीति छीन लेंगे, इस देश की गद्दी को छीन लेंगे और बताएंगे इस देश में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कितने खतरनाक हैं, बताएंगे। एक व्यक्ति ने कहा मुझे, यार तुम तो पिटाई कर देते, तुम्हारे नेता चले जाते हैं नहीं डरते हैं, नीला पन्ना डालते हैं, धाड़ देते, थानों में जाकर के चीख पड़ते हैं। हमने कहा जी भाई चीखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान जानते हैं। जब मेरी बहन के साथ कोई बलात्कार करेगा, उसको टांग पे टांग धर के फाड़ देना, ये मेरा संविधान मुझे कहता है। जब मुझे तो कोई गोली मारेगा तो पलटवार उस पर करना, मेरा संविधान कहता है। मैं संविधान से बाहर कभी कोई काम नहीं करता, बीमार भी संविधान से बाहर कोई काम नहीं करता। क्या दिया महसूस कीजिए, अब महसूस कीजिए। साहब काशीराम कहा करते थे, संसद में तुम्हारी बात कोई ना सुनने वाला हो तो संसद की सड़कों को इतना भर दो कि संसद में बैठे हुए लोग हिल जाएं, संसद में बैठे लोग हिल जाएं। ये भीम आर्मी ने किया। जब जो कोई मामला हुआ, गुरु रैदास घर का मामला दिल्ली में हुआ, 20 लाख लोग से ज्यादा दिल्ली के अंदर लोग आए हुए थे। ऐसा कोई रेलवे स्टेशन, ऐसी कोई सड़क, दूर दूर तक की सड़कें फुल थी। ये भीम आर्मी के लोगों ने किया कि संसद में तो नहीं गए, लेकिन संसद के बाहर बैठ करके इतनी चीख मारी कि अब इन लोगों को हमारे अधिकार छीनने में डर लगने लगा। अब हमें सोचना है कि अगर हम संसद के बाहर बैठकर इतने ताकतवर हैं, हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, अगर हम कुछ पढ़े लिखे चुनिंदा लोगों को वहां उस कुर्सी पर बिठा दे, राजनीतिक कुर्सी पर बिठा दे, तो सोचिए क्या होगा। अगर एक भी सिर फिरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या मान्यवर काशीराम साहब का मिल गया, एक भी सिर फिरा, तो इन मनुवादी व्यवस्था के लोगों की नाक में दम कर देगा। इनको बताएगा कि हक अधिकार कैसे लिए जाते हैं। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से क्या मैं कहता हूं अपने RSS के भाइयों को, मैं कहता हूं माननीय मोहन भागवत जी को कि आपने आज दलितों को हिंदू बनाया, मुझे हिंदू बनाया, एक वाल्मीकि को हिंदू बनाया, जाटव को हिंदू बनाया, धोबी नाई को हिंदू बनाया, मुझे अच्छा लगा। आपने जाट गुजर को हिंदू बनाया तो भी अच्छा लगा, ठीक है, सब आपने हिंदू का, हम हिंदू बन गए, हम बन गए हिंदू। लेकिन क्या सिर्फ हम हिंदू 2 ही जगह रह जाते हैं? जब वोट देने की बात आई तो हम हिंदू, गुलजार से लड़ने की बात आई तो मैं हिंदू,
जब मेरे हक अधिकार की बात आई, जब मैं एमबीबीएस करना चाहता हूं तो मैं दलित, मैं पिछड़ा, मैं मुसलमान। जब नौकरियों की बात आई तो ये आरक्षण खाने वाले। जब जुडिशरी की बात आई, एक भी बैकवर्ड नहीं, सिर्फ एक दलित। कहां तक यार, कहां तक शोषण चला जाएगा? तो मैं कहता हूं मोहन भागवत जी को यहाँ इस मंच की, गांव के मंच से, माननीय मोहन भागवत जी, मैं निवेदन करता हूं आपसे, ये भीम आर्मी में एक छोटा सा कार्यकर्ता आपसे निवेदन करता है कि जितनी जिसकी संख्या बारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी पर भीम आर्मी काम कर रही है, और तुम्हारी औकात नहीं, तुम इस काम को रोकोगे। इस देश में जनसंख्या भारी किसकी है? सोचने का विषय। इस देश में जनसंख्या भारी है मुसलमान की, जो पेंचर लगाता है, जो ठेली पे अनाज बेचता है, जो फल बेचता है, जो मेहनत मजदूरी करता है। कम पढ़ा लिखा है, जनसंख्या भारी हो रही है। इस देश में जनसंख्या भारी है दलित की, क्योंकि वो मजदूरी करता है, रात दिन मजदूरी करता है, वो रिक्शा चलाता है और सिर्फ मजदूरी करता है, उसकी जनसंख्या। इस देश में जनसंख्या सबसे भारी किसी की है तो जनसंख्या भारी है बैकवर्ड की, जिसको ओबीसी कहा जाता है, जिसमें कुमार कहार आते हैं, जिसमें आपके गुजर जाट आते हैं, जिसमें यादव अहीर आते हैं, जिसमें कुशवाहा मोनी साक्या आते हैं। ऐसे ऐसे लोग जातियां जिसमें आती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या भारी है। जनसंख्या भारी होने के बावजूद भी राम मंदिर के ट्रस्ट में एक भी व्यक्ति नहीं है। मरने वाले कौन लोग थे? बाबरी मस्जिद गिराने वाले कौन लोग थे? लड़ने वाले लोग कौन लोग थे? कल्याण सिंह कौन था? राम मंदिर ट्रस्ट में एक भी व्यक्ति नहीं है। कारण वो जो 1000 करोड़ की संपत्ति वहां से अर्जित होगी, वो कहीं ओबीसी के पास ना चली जाए। कारण सिर्फ ये, इस देश की जुडिशरी में ढूंढिए कितने लोग बैकवर्ड हैं। मैं कहता हूं चिक चिक कर ढूंढिए कितने लोग बैकवर्ड हैं, नहीं मिलेंगे। अब एक व्यवस्था और चली है, अब आईएएस जो है सरकार एक व्यवस्था के तहत चुनेगी, आईएएस देश की सबसे बड़ी सर्विस, जिसमें व्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें देश के बुद्धिजीवी निकल कर जाते हैं, उसका सिलेक्शन सरकार करेगी। सरकार का उसका सिलेक्शन करेगी मोहन भागवत एंड कंपनी, ब्राह्मणों की कंपनी करेगी। उसका विरोध करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। जिस छोटे से आरक्षण की बात हमें कही जाती है बार बार कि ये दलित आरक्षण खा रहे हैं, ये ओबीसी आरक्षण खा रहे हैं, ये बैकवर्ड मुस्लिम आरक्षण खा रहा है। कितना सा आरक्षण? साहब काशीराम बताते थे कि तुम्हारी आबादी 85% है। मैं ये कहता हूं हमारी आबादी 90% हो चुकी है। बच्चे तो उतने पैदा कर रहे हैं ना, या नहीं कर रहे? 90% हमारी आबादी हो चुकी है। आरक्षण कितना है? 49.5 मिल रहा है पूरा? नहीं मिल रहा। उन्होंने सोचा कि इनके आरक्षण को छेड़ोगे तो ये भीमा कोरे गांव याद करा देते हैं। जानते भीमा कोरे गांव तो क्या था? जानते हो? जो नहीं जानता आज पढ़िएगा जाकर के नेट पे निकाल करके, भीमा कोरे गांव क्या था। ये खून है ना, खून, ये 1000 गुना स्पीड से दौड़ने लगेगा भीमा कोरे गांव पढ़ते। यहाँ की मनुवादी ताकत को पता है कि इनके आरक्षण को छेड़ोगे तो भीमा कोरे गांव याद करा देंगे। उन्होंने कहा दूसरा तरीका निकालो। उन्होंने इस देश को दलित राष्ट्रपति दिया और फिर इस देश को प्राइवेट कर दिया। उन्होंने कहा मैं रेलवे प्राइवेट करूंगा, मैं सड़कें प्राइवेट करूंगा, मैं जुडिशरी प्राइवेट करूंगा, मैं बीएसएनएल प्राइवेट करूंगा, मैं एलआईसी प्राइवेट करूंगा, मैं सारी चीज प्राइवेट करता हूं। मैं देखता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग कैसे पढ़कर अब नौकरियां लगते हैं। प्राइवेट होगा, आरक्षण नहीं है। वहां जाएंगे प्रत्येक व्यवस्था पर वही बैठे हुए हैं मनुवादी व्यवस्था के लोग। मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चीजें तो प्राइवेट हो गई है ना। अब हमें समझना पड़ेगा जब बात संविधान की हो, जब बात आरक्षण की हो, जब बात अधिकार की हो, तो ये भूल जाइएगा कि आपके घर में बच्चे एक है या दो। बिल्कुल भूल जाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, इस आंदोलन को हमें आगे तक पहुंचाना है। इस आंदोलन को आगे तक पहुंचाना है। जो शहीद होगा वो वीर कहलाएगा, उसको इतिहास में याद रखा जाएगा, बिल्कुल याद रखा जाएगा। क्योंकि हम जैसे लोग पैदा हो चुके हैं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ साथ भगत सिंह को भी मानने का काम करते हैं। हम जैसे लोग पैदा हो चुके हैं। अब मेरी आपसे एक विनती है, आपकी यारी दोस्ती रिश्तेदारी में जहां जहां आपके जानने वाले हैं, एक एक व्यक्ति को समझाइए और भीम आर्मी से ला करके जोड़ दीजिए। भीम आर्मी से ला करके जोड़ दीजिए। वो DS4 का समय याद कीजिए
जब मान्यवर काशीराम साहब के लोग बिना किसी व्यवस्था के कोई घटना होती थी तो 100 लोग अपनी मजदूरी दिहाड़ी रिक्शा छोड़ करके चल देते थे थानों की ओर। वही समय वापस आ गया है। ये DS4 का मान्यवर काशीराम साहब का समय है। जब कहीं गलत होता है तो एक मैसेज से 1000 भीम आर्मी कार्यकर्ता निकलते हैं नीले पन्ने डाल करके और यहाँ की व्यवस्था को छीन बिन करते हैं और कहते हैं जब रेप होगा तो जेल भेजना पड़ेगा, जब जमीन छीनोगे तो जेल भेजना पड़ेगा, जब हत्या करोगे तो जेल भेजना पड़ेगा। ये काम भीम आर्मी के लोग करते हैं। कीजिए कि भीम सैनिक तैयार कीजिए, संविधान की रक्षा के लिए तैयार कीजिए, इस समाज की बेटियों की रक्षा के लिए तैयार कीजिए, इस देश की राजगद्दी को हथियाने के लिए तैयार कीजिए। वो समय याद कीजिए जब मान्यवर कांशीराम साहब ने एक जूते सिलने वाले को विधायक बना दिया, एक सब्जी बेचने वाले को सांसद बना दिया और एक बहन टीचर को मुख्यमंत्री बना दिया। वो समय याद कीजिए। याद है या नहीं है? अगर नहीं याद है तो याद कर लो। ये वही समय भीम आर्मी के लोग वापस लेकर के आए हैं। देखिएगा, आप देखिएगा, आप ही में से एक कैपेसिटी वाला व्यक्ति जो सही मायने में राजनीति कर सकता है, सही मायने में दलित आदिवासी की व्यवस्था बदल सकता है, सही मायने में संविधान की रक्षा कर सकता है, आप ही में से चुन चुन करके एक व्यक्ति को निकालेंगे, पूरे देश से निकालेंगे और इस देश की संसद में ले जाकर बिठाएंगे, इस देश की विधानसभाओं में ले जाकर बिठाएंगे और कहेंगे यहाँ बैठ करके दाड़ो जो मेरे समाज को सड़कें फुल करने की नौबत है। ये कहेंगे, ये करेगी भीम आर्मी। ये वादा है आपसे, आप साथ दे ना दे तो भी करेगी। आप आज साथ नहीं देंगे, मुझे पता है मेरा खून है, मेरी तरफ कल जरूर चलेगा, कल मेरे साथ ये खून जरूर खड़ा होगा, मैं ये जानता हूं। आज जिन मुसलमानों की बात अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कर रहे थे, जिन मुसलमानों को देश में आतंकवादी कहा जाता है, जिन मुसलमानों की टोपी तोड़ दी जाती है, दाढ़ी खाई दी जाती है, उनके विषय में भी मुझे लगता है मुझे 2 शब्द बता देने चाहिए। आज घर जाइएगा, पढ़े लिखे लड़के, इंटरनेट उठाइएगा, गूगल खोलिएगा और उसमें डालिएगा इस देश में आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले कौन है। क्या डालना है? देश की आजादी में शहीद होने वाले सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? तो उसमें जब आप खाले खोलेंगे तो सबसे पहले नंबर पर शहीद होने वाले संख्या में मुसलमान का नाम आएगा। सबसे पहले मुसलमान का नाम आएगा। समझ लीजिए इन लोगों को आतंकवादी क्यों कहा जाता है, ये सवाल है। ये संघ के लोग, ये RSS BJP के लोग 1 मिनट में आतंकवादी क्यों कह देते हैं बिना किसी कारण के? वो मात्र इसलिए कह देते हैं कहीं ये दलित आदिवासी और OBC और मुसलमान इकट्ठा हुआ तो जीवन भर जब तक धरती रहेगी इस देश की सत्ता मनुवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में नहीं जाए। वो जानते हैं। आज भीम आर्मी ने ऐसा कर दिया है कि दलितों की तरफ मुसलमान बाहें फैलाए खड़ा है, बाहें फैलाए खड़ा है और कह रहा है कि मेरे दलित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे पिछड़े भाइयों, मेरे अछूत भाइयों, मैं तुम्हारे अधिकार दिलाने में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, बेशर्ते कि तुम लोग एक होकर के चंद्रशेखर आजाद वाली लाइन पर चल पड़ो चंद्रशेखर आजाद वाली लाइन पर और छोड़िए 29 को 24 में मैं तुम्हें दे दूंगा। जो एहसान आज तक बाबा साहब अम्बेडकर ने हम पर किए हैं वो मैं तुम्हें वापस सूद समेत करने के लिए तैयार हूं। अब हमारा काम क्या होता है? हमारा काम होता है जो हम रोज 1 घंटा 2 घंटा व्यर्थ करते हैं, फालतू की बातों में खराब करते हैं, उस 1-2 घंटे के लिए हम सामाजिक मूवमेंट में लगे, लोगों को बताए भीम आर्मी क्या कर रही है, पूरी मजबूती से बताए। इस बीच एक बात और कहते, जिस दिन भीम आर्मी का गठन भाई चंद्रशेखर आजाद और हमने किया था उस दिन ये सोचा था कि भारत में 2 संगठन बहुत तेजी से सामाजिक नीति को लेकर के सही दिशा में बढ़ेगा, सामाजिक अन्याय को रोकने के लिए सही दिशा में बढ़ेगा, हम भीम आर्मी का विलय उसमें करेंगे। जिस दिन संगठन तैयार किया था, पहली मीटिंग हुई थी, उस दिन ये फैसला हम दोनों लोगों ने कर लिया था। लेकिन तथागत का आशीर्वाद रहा, संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का आशीर्वाद रहा, महर्षि वाल्मीकि महाराज का आशीर्वाद रहा, गुरु नानक संत कबीर का आशीर्वाद रहा कि हम लोगों के द्वारा बनाया गया संगठन ही देश में इतनी तेजी से फैला कि आज 5 देशों के अंदर आपकी टीम है। 5 देशों में जो दलित रहते हैं वो भीम आर्मी के लिए काम करते हैं। इतनी बड़ी टीम बनी। समय नहीं रहता, सोने खाने का समय नहीं रहता। फिलहाल 23 राज्यों में आपकी टीम बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। अगर मैं यहाँ फिलहाल इस मंच से कोई घोषणा करूं तो 23 राज्यों की सरकार पे इफेक्ट पड़ता है। 23 राज्यों की सरकार। चंद्रशेखर भाई कोई घोषणा करते हैं
तो पता नहीं कहां कहां फर्क पड़ता है। मैं अगर घोषणा कर दूं 23 राज्यों की सरकार पर फर्क पड़ेगा। और ये तय है कि हमारा जन्म जो है राजनीति करने के लिए तो पैदा नहीं हुआ, हमारा जन्म समाज को राजनीति कराने के लिए पैदा हुआ है। ये भीम आर्मी एक फैक्ट्री है जहां से राजनेता पढ़े लिखे नेता निकल कर जाएंगे, इस देश की कुर्सी पर राज करेंगे, शासन सत्ता का मजा लेंगे। इसकी शासन सत्ता होती क्या है? हजारों साल हो चुके शासन सत्ता हमारे हाथ में आए हुए, हम लालायित है शासन सत्ता लेने के लिए। हम मेहनत करेंगे, अपने पूर्वजों की तरह मेहनत करेंगे, मेहनत आप लोगों से भी कराएंगे। मैं कहता हूं अपने बुजुर्गों से भी कि मुझ जैसे लड़कों के, मुझ जैसे बच्चों के कंधे को मजबूत कर दीजिए, मुझ जैसे बच्चे के कंधे को मजबूत कर दीजिए, यहाँ के जिलाध्यक्ष के कंधे को मजबूत कर दीजिए, यहाँ के ग्राम अध्यक्ष के कंधे को मजबूत। आपके साथ गलत होने से पहले किसी भी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा, उसे सोचना पड़ेगा। उसके दिमाग में फौरन एक बात आएगी कि यार अगर इनके साथ गलत करूंगा तो कहीं भीम आर्मी के लोग मेरे तरफ ना आ जाए। ये उनके दिमाग में बात है। यही हम चाहते हैं कि जो देश के अंदर मनु की औलादें पैदा हो चुकी है, ये जो काले अंग्रेज पैदा हो चुके हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब। बहुत जल्द देश में आरक्षण की लड़ाई छिड़ने वाली है। भीम आर्मी ने बिगुल फूंक दिया है, सोशल मीडिया से भीम आर्मी ने बिगुल फूंक दिया है और कह दिया है यहाँ की सरकार को कह दिया है कि तुम आरक्षण छेड़ो, हम सड़क नहीं छोड़ेंगे, हम सड़क पर आएंगे, सड़क पर रहेंगे, आंदोलन करेंगे। बहुत जल्द भाई चंद्रशेखर आजाद मुझे लगता है कि आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। ये जो इन्होंने बजट में प्राइवेटीकरण किया, बजट पढ़िएगा, ये जो पढ़े लिखे युवा ना हिंदी में निकाल करके बजट पढ़िएगा दोस्तों, जरूर पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी नस्लें खराब होने वाली हैं, तुम्हारा इतिहास खत्म होने वाला है, मेरा इतिहास खत्म होने वाला है, तो पढ़ना पड़ेगा। बजट पढ़िएगा, उसमें सब चीजों को प्राइवेट करने की ओर लेकर के जाया जा रहा है, यानी कि देश से आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। पूना पैकेट भूल गए क्या? पूना पैक्ट भूल गए हैं? याद है पूना पैक्ट? क्या था पूना पैक्ट? याद है? नहीं याद है? यही तो समाज की विडंबना है कि हम भूल गए कि हमारे साथ क्या क्या गलत हुआ। मेरी गाल पर कोई चाटा मार देता है ना, मेरे याद रहता है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे याद रहेगा कि मेरी गाल पर किसी ने चाटा मारा था। और पूना पैक्ट के रूप में आपसे सारे अधिकार छीन ले गए थे। अगर भूल गए हो तो मैं कहता हूं कि वो जो समाज अपने अधिकार मिलते मिलते जिसके अधिकार छीन गए हैं और वो समाज इस चीज को भूल गया है, तो उससे बेशरम समाज भारत में क्या पूरे विश्व में कहीं हो। पढ़िए पूना पैक्ट पढ़िए पूना पैक्ट, याद कीजिए क्या है, क्यों हमसे छीना गया, हमारी उन्नति जो बहुत जल्द हो जानी चाहिए थी वो क्यों दूर हुई। ये पढ़िए, रीड कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बुजुर्गों को बताइए, ये पढ़े लिखे लोग पढ़िए और दिमाग में रखिए। दिमाग में जिस शासन सत्ता पर हमें काबिज होना था, जहाँ की नौकरी पर हमें काबिज होना था, जहाँ हमें अपना शासन स्थापित कर देना था, आज हम उससे कोसों दूर। मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आगरा क्रांति धरा है, आगरा ने ऐसी क्रांतियां की हैं कि अछूतों का पूरे देश में नाम रोशन किया है। मैं भी जब महाराष्ट्र जाता हूँ, जब केरल करने लग जाता हूँ, तो उनको कहता हूँ, यूपी में एक जगह है आगरा, मैंने कहा उनको कहता हूँ कि बाबा साहब के विषय में आप प्रतिमा तोड़ने की बात तो दूर, आप बाबा साहब को अगर आगरा में तू कह देंगे तो आगरा के लोग आपकी जुबान काट लेंगे। ऐसे आगरा के लोग, मैं कहता हूँ ये, और ये हकीकत है, आप जानो ना जानो ये हकीकत है कि आगरा के खून में वो ऊर्जा है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को सही मायने में बहुत दूर तक पहुंचा सकती है। ये आपका प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बहुत ये रात दिन काम करता है, 24 घंटे काम करता है। जरा सी गलती हो जाती तो मैं मुझसे सुनता है, खूब सुनता है फोन, फिर भाई चंद्रशेखर आजाद से सुनता है और हमारे सीनियर साथियों से सुनता है। लेकिन आज तक इस बच्चे ने कभी ये नहीं कहा कि भैया काम नहीं करो। हमेशा यही कहा कि भैया मैं उस जमीन से हूं जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए हैं। मेरे पुरखों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया है, उनके मिशन को चलाया है कि आप कुछ भी कहें, आप ये भी कह देंगे यहाँ से निकल जा, तो बाबा साहब अम्बेडकर का मूवमेंट नहीं छोड़ूंगा, बाबा साहब का मूवमेंट नहीं छोड़ूंगा। और बहुत सारे साथी नाम लूं तो आगरा के, ये मेरी बहन बैठी हुई है जिलाध्यक्ष आगरा की, मैं कह रहा हूं कि आगरा में वो ऊर्जा है। अगर आगरा ने एक बार कंधा मजबूत किया ना, तो इसी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी से छीन करके मुट्ठी में ले लेंगे और अगली बार कह देंगे हम बाबा साहब के लोग हैं,
मान्यवर काशीराम साहब के लोग हैं, और हम भगत सिंह के भी लोग हैं, हम उधम सिंह के भी लोग हैं। तो 24 में इनसे इस देश की गद्दी को छीनने का भी दम रख देंगे, क्या देने वाले। यहाँ का भी पता है मुझे कि पनवारी कांड भी बहुत मशहूर है, पढ़ा है मैंने इसको, बहुत मशहूर रहा। अब अपने दिमाग की ऊर्जा सही ओर लगाइए, आपस में झगड़े बंद कीजिए। दलित बैकवर्ड में झगड़ा होता है तो बंद कीजिए, बैकवर्ड मुस्लिम में झगड़ा होता है तो बंद कीजिए, मुस्लिम दलित का झगड़ा होता है तो बंद कीजिए। दिमाग लगाइए, दिमाग बच्चों को बताइए, छोटे छोटे बच्चों को बताइए कि तुझे एक दिन इस देश का शासक बनना है। उसके दिमाग में आज इसे डाल दीजिए, तू एक दिन इस देश का राजा बनेगा, तेरी कौम एक दिन इस देश की राजा बनेगी, उसके दिमाग में डालना शुरू कर दीजिए। आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद हम इस देश के राजा बनकर रहेंगे। ये बच्चों के दिमाग में डालिए। आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, जो मैं हर जगह कहता हूँ, बहुत अच्छी लाइनें हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं और अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। साथियों, हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपनी ठोकरों में ताज रखते हैं। भीम आर्मी के लोग कल की परवाह नहीं करते दोस्तों। भीम आर्मी के लोग तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं और अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु बताना भूल गया, याद आ गया तो बता दूंगा। देखिए, किसान आंदोलन तो चल रहा है, हमारे यहाँ तो जमीनें नहीं, मेरे समाज पे तो है ही नहीं बेचारों को जमीन। मजदूर है, रोटी किसान देता है, वो अनाज नहीं उगाएगा, रोटी नहीं मिलेगी। भाई अगर मैं एक दिन मजदूरी नहीं करूंगा, किसी से मांग के खा लूंगा, रोटी तो खाऊंगा ना। किसानों के साथ पूरी ताकत से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सारी टीमें किसानों के समर्थन में लगी हुई है पूरी ताकत से। आपके यहाँ भी कोई किसान आए और ये कहे कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है, आपके घर में हो या ना हो, उस किसान की मदद जरूर कीजिएगा, बस इतनी निवेदन है। और किसान एक बात को वहां कह रहा है, पड़ा हुआ दिल्ली में किसान कह रहा है कि तेरे जुर्म की हर इंतहा को मैं पार करूंगा। किसान क्या कह रहा है कि तेरे जुर्म की हर इंतहा को मैं पार करूंगा और मैं ही हूं जो तुझे इस देश की राजगद्दी से बाहर करूंगा। जय भीम, जय भीम।